हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो कल हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंस क्या होती है। एडोलेसेंस एक ट्रांजिशन स्टेज है जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आता है। देन कितने से कितने टाइम पीरियड पे होता है, तो ये 11 ईयर्स से 19 ईयर्स तक के बीच में होता है। और इसका गोल क्या होता है कि बच्चों को मेच्योरिटी की तरफ उन्हें लेके जाना, उस ट्रांजिशन के लिए तैयार करना जहाँ वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके तैयार हो रहे हैं। सो क्या क्या होता है इस बीच में, उनकी हाइट में सडन इंक्रीजेस आ जाते हैं, बॉडी शेप चेंज होने लगता है, वॉइस में बदलाव आता है, लड़कों की वॉइस बहुत भारी हो जाती है। देन धीरे धीरे सीबम या ऑयल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर गर्ल्स और बॉयज़ में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं। एंड देन कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो उसका इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है, लाइक गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। सो एंड देन आफ्टर आफ्टर दैट वी स्टडीड कि इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आते हैं, लाइक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बच्चों की इंक्रीज हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। फिर बच्चों को इंडिपेंडेंस चाहिए होता है। देन उन्हें सोशलशिप मतलब फ्रेंडशिप्स की तरफ वो थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होने लग जाते हैं, फ्रेंड्स की तरफ। सो नाउ लेट अस हैव सम practice questions before moving forward to our next part. So first question is, what is the typical age range for the stage of growth known as adolescence? Yeah, you got it right. It's 11 to 19 years. Second question is, which hormone is primarily responsible for the development of secondary sexual characters and the production of eggs in female? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लड़कियों में उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्रोडक्शन ऑफ एग्स यानी कि ओवा के प्रोडक्शन में या इन चीज़ों में हेल्प करता है? वेरी गुड, इट्स एस्ट्रोजन. Next question is, what is the name of the protruding part of the throat in males that result from an enlarged voice box during puberty? लड़कों के अंदर या मेल्स के थ्रोट पे ऐसा कौन सा वॉइस बॉक्स है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से उनका वॉइस बॉक्स थोड़ा एनलार्ज हो जाता है एंड उसकी वजह से उनके जो वॉइस है थोड़ी भारी या हैवी होनी शुरू हो जाती है? यस, इट्स एडम्स एप्पल. Next question is, which gland is responsible for sending signals to the sex organs to start producing hormones at the onset of puberty? कौन सा ग्लैंड है जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि उसे अब हार्मोन सिक्रेट करने हैं जब उनका प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाला होता है? तो was it sebaceous gland, salivary gland, pituitary gland or sweat gland? Yes, it's pituitary gland. Next question is, which of the following is a physical change that typically occurs specifically in boys during puberty? कौन सा ऐसा physical change है जो boys में होता है जब वो puberty में आते हैं? उनके menstrual cycle start हो जाता है, उनके shoulders broaden हो जाते हैं, उनकी voice high pitched हो जाती है यानी कि पतली और तेज हो जाती है, या उनके hips broaden हो जाती हैं? It's correct. You all are correct. It's broadening of the shoulders. उनके shoulders थोड़े broad होने शुरू हो जाते हैं. बाकी जो भी characteristics हैं वो सिर्फ हमें females में देखने को मिलते हैं. So now let us move forward towards our next part, that is making adolescence a joyful experience. कि आपका ये जो adolescence का period है उसे किस तरीके से joyful experience बनाया जाए, क्या हमें करना चाहिए, क्या करने से अच्छा होगा? सो एडोलेसेंस जो एज है उसमें बहुत क्यूरोसिटी या एक्साइटमेंट बच्चों को फील होती है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं इस पीरियड में। बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे होते हैं एंड बहुत सी अच्छी हैबिट्स या चॉइसेस अगर वो डेवलप कर लें तो उनकी लाइफ और उनकी ये जो जर्नी है एडोलेसेंस पीरियड की वो बहुत एंजॉयबल, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, सिंस यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उनके बॉडी के
अंदर, उनके सारे एबिलिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उनके न्यूट्रिशन नीड्स के लिए। जैसे कि हम ऐसे भी कहते हैं कि बैलेंस डाइट हमें लेना ही चाहिए, पर स्पेसिफिकली जब हम इस एज की बात करते हैं क्योंकि उनके मसल डेवलप हो रही है तो हाई प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। लड़कियों को ब्लड लॉस या मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उन्हें ब्लड की कमी हो सकती है, सो उन्हें हाई आयरन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, आयरन रिच फूड लेना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप का हमारा न्यूट्रिशन हो कि हम इस पीरियड में चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएँ। सेकेंड इज पर्सनल हाइजीन, कि हमें पर्सनल हाइजीन का, अपनी साफ सफाई का, अपनी बॉडी की क्लीनिंग वगैरह का किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम स्वेट की बात कर रहे हैं, सीबम बहुत सिक्रेट हो रहा है, फिर बॉयज़ में स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, या लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो वो उन सब चीज़ों के टाइम पे हमें कैसे ध्यान रखना है अपना, अपने हाइजीन का, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, इन सब बातों को। एंड नेक्स्ट लास्ट है इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, कि इस टाइम पे हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत इंटेंस एनर्जी हमारी बॉडी में हमें फील होती है, बहुत एनर्जी आती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो अब उन्हें किस तरीके से हम पॉजिटिवली यूज़ करें ताकि ये पूरा पीरियड हमारा अच्छा हो। नाउ फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड्स, कैसी न्यूट्रिशन नीड्स हमें कैसे ध्यान देना चाहिए। हम वैसे भी कहते हैं कि हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए, हमारी डाइट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, हर टाइप के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारी उसमें सब कुछ होना चाहिए। पर स्पेसिफिकली जब हम इस पीरियड की बात करते हैं तो हमें, क्योंकि मसल बिल्डिंग वगैरह हो रही है, तो हमें हाई प्रोटीन रिच फूड को ज़रूर लेना चाहिए, पल्सेस, मिल्क, मीट, सोयाबीन, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का भी इंटेक अच्छा होना चाहिए, हमारे विटामिन और मिनरल्स, ताकि हम हेल्दी रहें, डिजीजेस ना हो। और हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड से ओबेसिटी हो सकती है, आपको एक्सेसिव सीबम की प्रॉब्लम हो सकती है, या यहाँ पे आपको आपकी रिप्रोडक्टिव जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमें जंक फूड को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए इस पीरियड में। कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो क्या बात है कि गर्ल्स क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस कर रही हैं इस पूरे टाइम पे, तो इसी वजह से उन्हें आयरन रिच फूड की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो वीकनेस या टायर्डनेस उनके अंदर ना आए या एनेमिक ना हो। तो इसीलिए उन्हें आयरन रिच फूड जो उनका हीमोग्लोबिन को बढ़ाए, ऐसे फूड उन्हें लेना चाहिए, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, या अनार वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों को हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट इज की पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन की क्यों ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि हमें इस टाइम पे बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ऑयलिंग, बहुत ऑयल हो जाता है, ऑडोर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, खुजलियाँ हो गई, इरिटेशंस हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी। तो अगर वो, अब इसी वजह से इस टाइम पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे हमें हमेशा नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, जो भी हम अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं वो हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, ताकि वो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस ना हो। फिर हमें हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद में या वॉशरूम के बाद में हमेशा हमें अपने हैंड्स को धोना चाहिए। अब गर्ल्स को स्पेसिफिकली किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे होते हैं तो उन्हें क्लीन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि रीयूजेबल या फिर रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब नॉर्मल कपड़ा ना यूज़ करके उन्हें स्पेसिफिकली जो इसी टाइम के लिए बनाए गए हैं, लाइक पैड्स जो हम डिस्ट्रॉय फेंक सकते हैं, या ऐसे जो कुछ कॉटन पैड्स होते हैं जो हम रीयूज कर सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में गर्ल्स को अपनी गुड हेल्थ को हमेशा ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ के बारे में हमेशा उन्हें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और अपने जो पैड्स हैं उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, यूँ नहीं कि यूँ उठाया और फेंक दिया, उन्हें अच्छे से रैप करके डालना चाहिए, ताकि कोई और इन्फेक्शन या ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट इज की फिजिकल एक्टिविटीज़। अब इस टाइम पे क्योंकि हमें एक्टिव रहने की, हम एक्टिव रहते हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, तो इसीलिए हमें इस टाइम पे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका पोस्चर ठीक रहेगा बॉडी का, आपके हार्ट लंग्स, आपके बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आपको ओबेसिटी से बचाए। तो इस ओबेसिटी से बचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लंबी देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ताकि पूरी बॉडी में मूवमेंट होती रहे। नेक्स्ट इज कि आपको मेंटल स्ट्रेस का, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे
आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस आप ज़्यादा ना लें, या अपनी मेंटल वेलबींग के लिए अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद हो, जिससे आपका मूड हमेशा अच्छा रहे। और अच्छी अच्छी काम मतलब अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए। हमें गेम्स खेलने चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, योगा, व्हाटएवर यू थिंक यू कैन डू इन दिस पीरियड। ताकि डेली आपकी एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और ये सब चीज़ों आपकी अगर डेली लाइफ का पार्ट रहेंगी तो आप एडोलेसेंस एज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कि साइबर बुलिंग क्या है। अब इस दौरान में, क्योंकि अब डिजिटल एरा है, आजकल बच्चे बहुत एक्सपोज हैं डिजिटल कंटेंट से, टीवीज के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो बहुत सारे डिजिटल चैनल्स हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ओपन अप है। तो अब यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लाइक उन्हें लोग थ्रेटन करने लग जाते हैं उनकी वीडियोस के थ्रू या फोटोज के थ्रू, या फॉल्स मैसेजेस के थ्रू उनकी प्राइवेट फ़ोटो को कहीं पर भी वायरल कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के को ही हम लोग साइबर बुलिंग कहते हैं, यानी कि साइबर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके, डिजिटल सर्विसेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम किसी को टीज कर रहे हैं या थ्रेटन कर रहे हैं या किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम साइबर बुलिंग कहते हैं। अब इस टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इसमें ना फंसे। सबसे पहले तो यही है कि आपको हमेशा काम रहना चाहिए, यानी कि अगर ऐसा कोई एक प्रॉब्लम आपके साथ आ भी जाए तो आप जो भी आपके ट्रस्टेड पर्सन है, लाइक आपके पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, टीचर्स, आप उनसे अच्छे से गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें कैसे इस सबसे डील करना है ताकि आप किसी फर्दर प्रॉब्लम में ना फंसे। क्योंकि इससे भी कई केसेस हैं जिसमें ऐसे केसेस में बच्चों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है या कोई गलत एक्टिविटीज़ में पड़ गए हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा शांत रहना है, काम रहना है, बहुत रिसोर्सफुली, बहुत सेफली, बहुत ध्यान देकर अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपनी कोई भी वीडियो से ऐसी कहीं भी चीज़ें ऐसे ही इंटरनेट पे नहीं डाल देनी है। फिर आपको हमेशा काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होगा और आप जाओ उसकी वीडियोस कहीं पर भी वायरल कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको खुद भी अपने आप को भी सेफ रखना है और दूसरे को भी सेफ रखना है, और रिस्पॉन्सिबली यहाँ पर एक्ट भी करना है। और क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपने पर्सनल इन्फो शेयर नहीं करना है, जैसे फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस, प्राइवेट फ़ोटोज़ किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ में या ऑनलाइन। आपको ये सब चीज़ें नहीं शेयर करनी है, सिर्फ जो ट्रस्टेड लोग हैं वहाँ शेयर कीजिए। ऐसे नहीं कि इंस्टा पे कर दिया, यूट्यूब पे कर दिया, कहीं पर भी ऐसे ही आपने डाल दिया और वहाँ से कोई इंसान आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको परेशान कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं करना है। फिर कभी भी रिप्लाई और फाइट बैक इफ नीडेड, आपको रिप्लाई नहीं करना है ऐसे लोगों को डायरेक्टली। आप उनके लिए प्रॉपरली एक्शंस ले सकते हो, अपने फैमिली को बता के वो लोग आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अब लास्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं हम हमारे चैप्टर के, कि अब इसी दौरान में बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में भी पड़ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों के लिए या ड्रग्स के लिए बच्चे ना बहुत क्यूरियस होते हैं। और कई बार टीनेजर्स बहुत ही उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इन सब चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्रोन होते हैं कि वो आराम से उन लोगों को अपने उसमें फंसा के जाल में और उन लोगों को इन सब गलत एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं, जो कि आगे जाके उनके हार्ट हेल्थ, लंग्स, लीवर, ब्रेन, इन सबको डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस से या चीज़ों से आपको हमेशा बच के संभल के रहना, हमेशा ध्यान रखना है कि आपके दोस्त खा रहे हैं गलत चीज़ें, आपके दोस्त पी रहे हैं, आपको वो प्रोवोक कर रहे हैं, तू नहीं कर सकता, तू तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप किसी की बातों में नहीं आना है। आपको फर्मली, बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों के लिए मना करना है कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं तो गलत है, मैं नहीं लूँगा मतलब नहीं लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए, अगर आपको कोई एडिक्शन हो जाता है या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो एडिक्टेड है, तो ऐसे लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए। आपको गाइडेंस लेनी चाहिए पेरेंट्स से, टीचर्स से, काउंसलर्स से या मेडिकल प्रोफेशनल्स से। ऐसे लोगों से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों को बचाएं हम। और लास्ट में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन। यहाँ पर भी आप चाहो तो कोई फ़ोन कर सकते हो, जो नंबर आपको दिया होगा 1446 पर।
अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो। सो अब इस पूरे चैप्टर में हमने किन चीज़ों को पढ़ा है, लेट अस हैव अ समर लुक एट इट। कि सबसे पहले हमने ये देखा कि एडोलेसेंस एक कंप्लीटली नेचुरल ट्रांजिशन है जिसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। आपकी जो बॉडी है वो किसके लिए प्रिपेयर हो रही है? एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको बैलेंस डाइट लेनी है, अपने अच्छी हाइजीन मेंटेन करनी है और एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है और अपनी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बचा के रखना है, अच्छे से मेंटेन करना है। और बहुत कुछ सेफ चॉइसेस भी आपको यूज़ करनी है। लाइक आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी भी आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करनी है और हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी भी हार्मफुल या एडिक्टिव चीज़ों को ना लेने के लिए। कि आपका दोस्त बोले, आपका पीयर बोले, आपके रिलेटिव्स बोले, कोई भी बोले, लेकिन आपको फर्मली उनको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हम एडिक्टिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। At last, with the right awareness and guidance, you can navigate this phase effectively and step into adulthood strong, healthy and confident. अगर आपके पास में सही अवेयरनेस है, सही गाइडेंस है, तो आप एक अच्छे एडल्टहुड की तरफ आगे फेज की तरफ आप बढ़ सकते हैं। Now, अब हम कुछ लास्ट में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स इसी दौरान के लिए, कुछ स्कीम्स एडल्ट और हमारे एडल्ट चिल्ड्रन के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं। जैसे कि फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS, जिसके अंदर जो रूरल एरियाज के गर्ल्स हैं उनके लिए लो कॉस्ट पे पैड्स दिए जा रहे हैं और एसेंशियल हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है उन्हें। उसके बाद में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है जहाँ पे जो कि एडोलेसेंट्स जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे, उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग, उनके पीयर टू पीयर एजुकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं को अवेयर कराने के लिए। फिर सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसमें बायोडिग्रेडेबल पैड्स को अफोर्डेबल प्राइस पे जन औषधि केंद्र दिया जा रहा है जहाँ से लोग ले सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होगा ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल ना हो। नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों में या हमारे एडल्ट चिल्ड्रन में, जिससे कि वो ड्रग फ्री लाइफस्टाइल को कैसे उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, कैसे वो रह सकते हैं, एडल्ट फ्री लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं और कैसे वो एडिक्शन को खुद एडिक्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और नेक्स्ट इज की स्टेट लेवल सैनिटरी इनिशिएटिव्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल पर भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि कर्नाटक का सूची स्कीम जहाँ पे फ्री पैड्स बांटे जा रहे हैं लड़कियों को। एंड लास्ट इज नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 1246। एक डेडिकेटेड टेली काउंसलिंग सर्विस है जहाँ पे आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन की वजह से। नाउ हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है। Now let us practice some of the questions based on what we have studied till now. First is during puberty के दौरान girls may experience tiredness or weakness if they lack a specific nutrient to replace what is lost during menstruation. Which nutrient is this? अब लड़कियों को प्यूबर्टी के दौरान में टायर्डनेस और वीकनेस बहुत फील होती है किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की वजह से जो कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनकी बॉडी से लूज आउट होता है। अब वो कौन सा न्यूट्रिएंट है आपको ये बताना है। इज इट आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट? Very good, you got it right, it's iron. Next is, which government initiative in India was launched to spread awareness about the harmful effects of substance abuse and encourage a drug-free lifestyle? यानी कि कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया ताकि हम जो एडिक्टिव चीज़ें हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकें और ड्रग फ्री लाइफस्टाइल कैसे जीना है उसको एनकरेज करा सकें हमारे एडल्ट के लिए। तो ऐसा कौन सा वो इनिशिएटिव आपको ये बताना है। क्या वो सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव है, क्या वो सूची स्कीम है, क्या वो नशा मुक्त भारत अभियान है, या वो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है? वेरी गुड, इट्स नशा मुक्त भारत अभियान, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव से सैनिटरी नैपकिन देने के लिए बांटने के लिए रूरल एरियाज में
इनिशिएटिव लिया गया था। सुची स्कीम कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जिसमें कर्नाटक की गवर्नमेंट लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इस टाइम के जो होते हैं उनको लेकर अवेयरनेस के लिए इनिशिएटिव लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी द activity of sebaceous gland increases. What is the primary substance produced by this gland? की प्यूबर्टी के दौरान जो sebaceous glands है उसकी एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, और आपको ये बताना है कि इस ग्लैंड की वजह से कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है। क्या वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, सीबम प्रोड्यूस होता है यानी कि ऑयल, स्वेट प्रोड्यूस होता है, या सलाइवा प्रोड्यूस होता है। इट्स सीबम, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। आप इसे सीबम, सेबा और इसका सेबम इनको इनसे भी रिलेट कर सकते हो, तो आपको इसे याद करने में हेल्प मिलेगी, इसका सेबा, इसका सेबम। Now moving to the next question. If an adolescent encounters a situation where someone is spreading false messages or sharing private photos online without permission, what is this behavior called? अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में देखते हो कि कोई पर्सन किसी के रिगार्डिंग फॉल्स मैसेजेस शेयर कर रहा है या किसी के प्राइवेट फोटो शेयर कर रहा है बिना उसके परमिशन के, तो आप इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? साइबर बुलिंग, डिजिटल सिटीजनशिप, mental development or social networking? Very good. It's cyberbullying. Next question is, according to the height growth patterns mentioned, which of the following is true regarding the attainment of maximum height? जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि हाइट ग्रोथ पैटर्न्स डेवलप होते हैं, इस टाइप की हाइट ग्रोथ होती है हमारे स्टेज में, तो अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट के बारे में क्या कहा गया है। मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट ऑफ स्लीप एंड इंडिविजुअल गेट। क्या मैक्सिमम हाइट सिर्फ हमारी इंडिविजुअल की कितनी वो नींद लेता है इस पे डिपेंड करती है, या बॉयज और गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट एज ऑफ 15, क्या वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अपनी 15 एज तक ही रीच कर पाते हैं, या फिर वो 18 ईयर्स तक अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर पाते हैं। एंड लास्ट इज के बॉयज जो है वो लड़कियों से फास्टर ग्रो करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के स्टार्ट में बॉयज लड़कियों से ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, तो इनमें से क्या बात सही है? यस, इट्स सी, कि जब वो बच्चे 18 इयर्स तक के होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तब तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट ऑप्शन कि बॉयज नहीं, गर्ल्स लड़कों से 1 या 2 साल पहले मैच्योर होना शुरू करती है, उनकी प्यूबर्टी पहले आने शुरू होती है, तो गर्ल्स उनसे जल्दी मैच्योर होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस।